प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। आपके सिलेबस में वाक्य विश्लेषण दिया गया है और उस विश्लेषण के अंतर्गत वाक्य विश्लेषण 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 ये है आपके विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण। उसमें दिया गया है उद्देश्य और विधेय। ये देखिए, उद्देश्य और विधेय, इन दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाक्य क्या होता है। अगर हम देखें वाक्य, वाक्य जो है शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अर्थ व अभिप्राय स्पष्ट हो। वाक्य शब्दों का समूह है, लेकिन कैसे शब्दों का? अर्थ वाले शब्दों, अर्थ और अभिप्राय, अभिप्राय इसका कोई मतलब निकलता, तो वो होता है वाक्य। शब्दों का समूह हम उल्टे सीधे क्रम में अगर हम लिख देंगे तो वो शब्दों का समूह तो होगा लेकिन अर्थ नहीं होगा। तो शब्दों का ऐसा समूह जो जिसमें अर्थ हो और जिसका कोई अभिप्राय, कोई मीनिंग निकलता हो, उसे हम कहते हैं वाक्य। तो इस तरह से ये हुई वाक्य की परिभाषा। इसके बाद में वाक्य विश्लेषण। विश्लेषण वाक्य में प्रयुक्त या वाक्य के जो प्रमुख घटक हैं या जो वाक्य में जो प्रयुक्त पद है, उन पदों का में परस्पर क्या संबंध है। उन वाक्यों में वाक्य में प्रयुक्त पदों का परस्पर संबंध दिखाना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का परस्पर आपस में जो संबंध है, उन संबंधों को दिखाना, उनको अलग अलग करके बताना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। इसको वाक्य विग्रह भी हम कह सकते हैं, वाक्य विग्रह। तो वाक्य विश्लेषण को समझने के लिए हमें सबसे पहले वाक्य के अंग पढ़ना पड़ेगा। वाक्य में कौन कौन से अंग होते हैं? सबसे पहले हमने शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ व अभिप्राय स्पष्ट हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। ये तो वाक्य की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद में वाक्य के अंग क्या है, देखते हैं वाक्य के अंग। एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। वाक्य में जनरली कर्ता, जो इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, और क्रिया मतलब वर्ब। कर्ता किसे कहते हैं? कोई काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया जिससे किसी काम का होने का पता चले, वो होता है क्रिया। तो वाक्य में कर्ता और क्रिया होना आवश्यक है। इस आधार पर वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। अगर आपके परीक्षा में आए वाक्य के दो प्रमुख अंग कौन से हैं, तो पहला है उद्देश्य, दूसरा विधेय, जो कि आपकी परीक्षा में है। इस उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य का विश्लेषण करना है। वाक्य का विश्लेषण वाक्य में प्रयुक्त पद या उसके जो अवयव है, उन अवयवों का परस्पर संबंध दिखलाना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य उद्देश्य या विधेय को मिलाकर एक पूरा वाक्य होता है। उद्देश्य या विधेय को मिलाकर एक पूरा वाक्य होता है। उद्देश्य, अब उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कोई बात कही जाए, जिसके बारे में कोई बात कही जाए। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई बात कहता है, जिसके भी बारे में बात कहता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, स्थान हो, जो भी है,
जिसके बारे में कोई बात कही जाए उससे उद्देश्य कहते हैं। इसे एक हम एग्जाम्पल उदाहरण से देखते हैं। रजत घर गया, मान लो ये एक पहला वाक्य है। इसमें आपको देखना है कि रजत घर गया, जिसके बारे में कोई घर गया, एक बात कहिए। किसके बारे में कहिए? रजत के बारे में। इस रजत के बारे में एक बात कहिए। क्या बात कहिए? रजत के बारे में क्या बात कहिए? कि रजत घर गया। कौन गया? रजत। तो हम कह सकते हैं कि रजत यहाँ पर उद्देश्य है। या सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं वाक्य में जो कर्ता होता है, कर्ता, वाक्य में जो कर्ता होता है या सब्जेक्ट, वाक्य में जो कर्ता या सब्जेक्ट होता है वही उद्देश्य कहते हैं। अगर हम उसकी परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा इस प्रकार है कि जिसके बारे में कोई बात कही जाए उससे उद्देश्य कहते हैं। रजत घर गया, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। मान लो मैं लिखूं रमेश पुस्तक, पहले इसको मिटा देते हैं, दूसरा लेते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक पढ़ रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है इसमें? रमेश के बारे में। तो रमेश यहाँ पर उद्देश्य हुआ। तो उद्देश्य जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रजत घर गया, आयुष पढ़ रहा है, तो इसमें आयुष उद्देश्य है, इसमें रजत उद्देश्य है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है तो इसमें रमेश उद्देश्य है। वह खेल रहा है, मानो हम देखते हैं वह खेल रहा है, मान लो ये वह खेल रहा है। किसके बारे में बात की जा रही है? वह के बारे में। तो खेल रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है? वाक्य के बारे में बात की वह के बारे में बात की जा रही। तो यहाँ पर वह उद्देश्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में कोई बात की जाए वह उद्देश्य होता है। यहाँ पर रजत है और यहाँ पर आयुष है। तो सामान्य तौर पर सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि वाक्य में जो कर्ता होता है वह उद्देश्य होता है। इसके बाद में विधेय देखते हैं। तो यहाँ रजत तथा आयुष के बारे में बात कही जा रही है, अतः ये उद्देश्य है। उद्देश्य में कर्ता कर्ता से संबंधित प्रयुक्त किए गए शब्द होते हैं। कर्ता और कर्ता से संबंधित। जैसे अब हम पढ़े ये रमेश का भाई सुरेश, रमेश का भाई सुरेश घर जाता है। अब यहाँ पर सुरेश घर जाता है ये एक मुख्य वाक्य है। लेकिन इसका, ये किसका भाई? ये रमेश का, रमेश का भाई। तो ये जो है सुरेश है, ये उद्देश्य है। ये क्या है? उद्देश्य। और इस उद्देश्य का विस्तार हो गया। रमेश का भाई, रमेश का भाई सुरेश घर जाता है। तो सुरेश यहाँ पर उद्देश्य है और ये किसका भाई है? रमेश का। तो ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। रमेश का भाई उद्देश्य का विस्तार, यानी उसका विस्तार हो गया, वो बढ़ गया। जैसे दुष्ट रावण सीता को उठा के ले गया। अगर हम देखें दुष्ट रावण, रावण सीता को उठा के ले गया, कर ले गया, कर ले गया, मान लो ये।
तो दुष्ट रावण, रावण कैसा, दुष्ट है। तो यहाँ पर रावण उद्देश्य है और दुष्ट शब्द उसका विस्तार है। तो उद्देश्य के आगे जो भी कोई शब्द आते हैं वो उसका विस्तार होता है। तो इस प्रकार उद्देश्य वाक्य में प्रयुक्त जो करता है वो उद्देश्य होता है। अगर हम उसकी परिभाषा देखें तो जिसके बारे में कोई बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब विधेय क्या है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए। अब देखिए इन दोनों वाक्यों को देख लेते हैं। आयुष यहां पर उद्देश्य है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह पढ़ रहा है। तो उद्देश्य को छोड़कर बाकी जो बाद में जो बचता है वो होता है विधेय। नेहा नाच रही है, इसमें नेहा क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में क्या बात कही जा रही है, नाच रही है। नेहा क्या कर रही है, नाच रही है। तो नाच रही है विधेय है, नाच रही है विधेय, नाच रही है विधेय है। तो यहां रेखांकित अंश विधेय है, मतलब हम कह सकते हैं नाच रही है, नाच रही है और खाना पका रही है, ये जो है क्या है, विधेय है। ये हो गया विधेय। नेहा और मा तो उद्देश्य है, बाकी जो बचा हुआ विधेय है। तो विधेय की परिभाषा हम कह सकते हैं कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य कहते हैं जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यह हम कह सकते हैं कि कर्ता के बाद में जो वाक्य में शेष जो शब्द बचते हैं, पद बचते हैं, वो सब विधेय में आते हैं। विधेय में क्रिया आती है, कर्म आता है, कर्म का विस्तार आता है, और क्रिया का विस्तार आता है। इस तरह से ये विधेय में आते हैं। तो इसी तरह से आपको समझ में आगा हो गया उद्देश्य और विधेय। अब देखते हैं नेहा नाच रही है। अब इसमें मान लो आपको परीक्षा में आ गया, आपके परीक्षा में आ गया कि अंशु पढ़ रही है। मान लो ये दे दिया आपको, ये नीचे वाला दे दिया, अंशु पढ़ रही है। अब इसमें आ गया कि अंशु का वाक्य विश्लेषण करिए। अंशु क्या है इसमें, इसमें अंशु जो है उद्देश्य है, और पढ़ रही है क्या है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। तो अंशु पढ़ रही है, पढ़ रही है जो है विधेय है। तो इस प्रकार ये वाक्य विश्लेषण में आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में पूछा जाएगा कि आपको माँ ने मिठाई बनाई, माँ ने मिठाई बनाई। तो इसमें माँ ने क्या है, वो उद्देश्य है, मिठाई बनाई विधेय है। तो इस तरह से आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे और कोई हम शब्द लेते हैं कि मानो राम, मैं देता हूं, राम पुस्तक पढ़ता है। अब आपको परीक्षा में आ गया राम उद्देश्य है या विधेय है। राम क्या है, तो राम उद्देश्य है, बाकी पुस्तक पढ़ रहा है वो क्या है, विधेय है। पुस्तक वैसे कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। तो कर्म और क्रिया सब मिलाकर के विधेय के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आपके वाक्य विश्लेषण में
उद्देश्य और विधेय तक ही आता है। आगे हम इसके थोड़े भेद भी जान लेते हैं। अब वाक्य के भेद, पहले वाक्य की परिभाषा हो गई, वाक्य किसे कहते हैं, फिर वाक्य के दो अंग हो गए। अब वाक्य के भेद आ गए। वाक्य के दो आधार पर भेद होते हैं वाक्य की रचना के आधार पर। एक तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, दो आधार है, दो आधार हैं। पहला रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। दूसरा हो गया अर्थ के आधार पर। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो पहले रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भाग हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। अगर आपके परीक्षा में आ जाए रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो तीन होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य में उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अंशु पढ़ रही है, माँ ने खाना बनाए, ये बिल्कुल सिंपल है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य हो। दो सरल वाक्य जब और किंतु परंतु से जुड़े हो तो वो संयुक्त वाक्य होता है। जैसे जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक द्वारा आपस में जुड़े। समुच्चय बोधक क्या होता है, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। और, किंतु, परंतु, इसलिए, ये जो शब्द है ये वाक्यों को जोड़ते हैं, तब ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसमें दो वाक्य हैं, नानी आई और कहानी सुनाई। पहला नानी घर आई एक वाक्य, दूसरा नानी ने कहानी सुनाई। तो यहाँ पर ये दो सरल वाक्य, नानी घर आई और नानी ने कहानी सुनाई, दो वाक्यों को और से हमने जोड़ दिया है। तो इस तरह से ये दो सरल वाक्य और से जुड़ गए, तो और से जुड़ जाने के कारण ये संयुक्त। लेकिन जैसे इन दोनों ने आना और कहानी सुनाना, इसके दोनों के विधेय अलग अलग है। अगर मैं कहूं राम और श्याम, सॉरी एक मिनट, राम और श्याम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर राम और श्याम दो अलग उद्देश्य हैं, लेकिन पुस्तक पढ़ रहे हैं, विधेय एक ही है। तो यहाँ पर ये सरल वाक्य होगा, ये सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में उद्देश्य और विधेय अलग अलग होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक विधेय होना चाहिए। तो इसमें नानी आई और कहानी सुनाई, आना और कहानी सुनाना, ये दो अलग अलग है। यहाँ पर राम और श्याम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ये भी और से जुड़ा हुआ है। तो हर वाक्य जो और से जुड़ा होता है वो संयुक्त वाक्य नहीं होता है, उसमें क्रिया एक ही है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो वो सरल वाक्य हो गया। अब देखो नेहा गा रही है, ये गा रही है और ये नाच रही है, तो दो अलग अलग काम हो गया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। तो दो सरल वाक्य और से जुड़े रहते हैं, समुच्चय बोधन भी स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य वाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य रहता है, उस पर दूसरा डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये प्रधान वाक्य में कर्ता और क्रिया होने तथा वाक्य पूरा होने पर भी अर्थ प्रकट नहीं करता। जैसे कोमल विद्यालय नहीं जा सकी, क्यों, वाक्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वह बीमार थी, क्योंकि वह बीमार थी। कोमल विद्यालय नहीं जा सकी, वाक्य पूरा नहीं हुआ, क्यों, कारण आएगा, क्योंकि वह बीमार थी। पिता ने समझाया, क्या समझाया, कि सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना, पिता ने समझाया कि सदा सत्य। तो ये मिश्र वाक्य में एक दूसरे पर डिपेंड रहता, पिता ने समझाया उस पर सदा सत्य बोलना चाहिए।
इस तरह से रचना के आधार पर 3 वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सरल, संयुक्त, मिश्र आज हमने पढ़ा। वाक्य की परिभाषा, वाक्य विश्लेषण, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। कल हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। धन्यवाद। बस आज इतना ही।